आप सब लोगों के विचार सुन लेने के बाद में मैं पहली बात तो व्यक्तिगत आलोचना, आरोप और विरोध करने का मेरा कोई स्वभाव नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी इस संसदीय प्रणाली के कुछ गुण बताने का प्रयास किया, मैं उनमें से किसी से भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि भारत के लोग ना इतने मूर्ख हैं, ना इतने अशिक्षित हैं, ना ही इतने कमजोर हैं और ना ही इतने गरीब हैं विचारों से कि वो किसी अच्छी बात को ना समझ सकें। जिस देश का हजारों हजारों सालों का इतिहास रहा हो, जिस देश ने सभ्यता पूरी मानवता को भारत ने सिखाई हो, संस्कृत भाषा का आविष्कार किया हो, वेदों का आविष्कार किया हो और इतने साहसी वीर और वीरांगनाएं हमारी धरती पर पैदा हुई हो, उन लोगों को ये कह देना कि भाई ये आजादी के लायक नहीं है, मैं समझता हूं कि ये थोड़ा अपने आप को एक कमजोर साबित करने वाली बात है। तो कैसे हमारे को मूर्ख बना दिया कुछ लोगों ने, वो एक अलग विषय है, लेकिन कोई ये कहे जी कि हम लोग परिपक्व नहीं थे आजादी के, ये मेरे ख्याल से अपने आप को बोलना थोड़ा एक अपने आप को एक हीन भावना से ग्रस्त करने वाली बात है। आज से लगभग 50 साल पहले आजादी हमारे को 1947 में ली मिली एग्रीमेंट हुआ, जो भी कुछ हुआ, उस समय भी ये गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का प्रयोग खूब होना शुरू हो गया था। शुरू के अंदर कुछ आप कह सकते हो कि 1947 में राजनीति तो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति ही थी, यह संसदीय प्रणाली ही थी कि सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी, व्यवस्था तो हमने यही स्वीकार करी थी। लेकिन क्योंकि एक ही पार्टी के एक ही लीडर के कुछ वोट भी ज्यादा आ जाते थे, कुछ उनके सांसद भी ज्यादा चुने जाते थे, इसलिए वो सारी बातों का वो सब ढकी गई वो सारी बातें कि जो इसके दोस्त थे वो आगे आने में थोड़ा समय लग गया। और जैसे जैसे उस एक पार्टी के अंदर भी उनमें अपने आप के अंदर कोई लड़ाई होनी शुरू हुई, तो उसने वो 2 दल बना दिए, उसने फिर उसका 1 दल बना दिया, फिर उसके 3 दल बन गए, किसी का चुनाव फिर कुछ हो गया, उसने उसको जोड़ लिया, उसने उसको जोड़ लिया। वैसे करते करते तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये तो बहुत आसान है, इस संसदीय प्रणाली के अंदर सरकार बनाना, तो कुछ सांसदों का ही तो जोड़ तोड़ बिठाना है, सांसदों का जोड़ बिठा लो और उनसे थोड़े अधिक सांसद पैदा कर दो, जोड़ लो अपने आप के अंदर और सरकार बना लो। ये कौन देख रहा है कि भाई किसको वोट कितने मिले कितने नहीं मिले, वोटों का तो कोई महत्व, कोई भूमिका, कोई प्रभाव था ही नहीं। खाली जो चुने हुए सांसद हैं उनको अपने पक्ष में मिलाना है। तो 50 साल पहले भी ये आपातकाल इमरजेंसी लगाई हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने, तो उस समय तो ना टीवी था, ना कोई ऐसे सक्रिय अखबार थे, ना कोई मोबाइल फोन थे, ना नेट था, तो लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने, भारत के लोगों ने, जब पूरे देश में चुनाव हुआ, उस प्रधानमंत्री को हरा दिया गया। तो हम ये कैसे मान लें कि हमारे देश के लोग शिक्षित नहीं है या अनुभवी नहीं है या ऐसे समझदार नहीं है? अच्छे बुरे की समझ पूरे सब लोगों को, मजदूर को भी है, गरीब आदमी को भी है। तो लेकिन यह संसदीय प्रणाली का ही दोष ऐसा है, इसमें मुझे लगा गुण तो नाम की कोई चीज है ही नहीं। गुण जो हमारे देश की संसदीय प्रणाली है, या तो आप ये बताओ कि भाई इस तरीके की प्रणाली दुनिया के और इस देश के अंदर भी है कि जहां ये गठबंधन करके, जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, समझौते करके, गठबंधन के आधार के ऊपर पहले वोटों को खरीद लो, फिर जुटे हुए विधायकों को खरीद लो, फिर सांसदों को खरीद लो, और फिर चाहे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, जिस मर्जी सरकार की सरकार को खरीद लो, किसी में जान होनी चाहिए। ऐसी और दुनिया के अंदर किसी देश के अंदर भी ऐसी कोई राजनीति देखने को मिलती है क्या?
शायद हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश भी हमारे से राजनीतिक रूप से तो बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, संसदीय प्रणाली के अंदर, संसदीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे मोटे दोष तो मैं दो मानता हूं। एक तो ये संसदीय प्रणाली गरीबों के लिए है ही नहीं। ये संसदीय राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ धनाढ्य लोगों के लिए, दबंगी लोगों के लिए और बलवान लोगों के लिए ही है। ये गरीबों के लिए ये व्यवस्था नहीं है। और इसका हमने एक प्रमाणिकता से 75 सालों का प्रमाण हमने देख लिया कि चाहे ये कोरोना के नाम से बोले या जिस मर्जी के नाम से बोलो, जहां आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ता हो, या आप अपने जितने लोग हैं हम यहाँ बैठे हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, क्या है, हम लोग कैसे वातावरण में हम जी रहे हैं, ये हम भली भांति देख सकते हैं। और जो भी हमारे आसपास में जो जीने वाले हैं, रहने वाले हैं, व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले, आप सबकी उनकी जो भी हालत है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। हमारे थानों में, हमारे कोर्टों के अंदर, हमारे अस्पतालों के अंदर, स्कूलों के अंदर हमारा क्या स्तर है, वो आप भली भांति देख सकते हैं इसके बारे में। और ये गरीबों के लिए है ही नहीं। और दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा दोष ये है कि चलो जैसी भी व्यवस्था से सरकार बनी, जैसी भी व्यवस्था से कोई ऑफिसर भर्ती हुए या जैसे भी कोर्ट बनी, उनमें से कोई भी, क्योंकि ये सामूहिक जिम्मेवारी है, संसदीय प्रणाली है, तो एक किसी के ऊपर भी कोई जिम्मेवारी या जवाबदेही नहीं है। मैंने आज तक पिछले 75 सालों के जीवन में मैंने नहीं देखा कि किसी भी दोष का या किसी भी बात के पीछे कोई मंत्री, संतरी, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री कोई जिम्मेवार बन रहा हो। आप मुझे बता दीजिए, एक भी उदाहरण बता दीजिए कि जिसके कारण ये दुर्घटना हुई या ये घटना हुई या ये जो भी आज ऐसा अपराध हुआ, उसका ये एक पर्टिकुलर आदमी जिम्मेवार है या ये जवाब देगा। ये दोष सिर्फ संसदीय प्रणाली के अंदर ही है कि जहां गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, भेदभाव होगा, पक्षपात होगा। और इस संसदीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार की भी कोई जवाबदेही या उत्तरदायित्व किसी का है ही नहीं। वो जमाना बीत गया जब एक प्रधानमंत्री ने कोई रेल का एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। वो एक ऐसा ही था, वो नहीं भी देते तो ना दो, कौन पूछ रहा है। और उसका धीरे 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 तो हमने स्तर देख लिया ना। चलो शुरू में कुछ ऐसा हुआ भी। आप और जो ये 1985 का भाई साहब बता रहे थे कि हमने एंटी डिफेक्शन रूल बनाए, एक विप का कानून भी बनाया, वो कोई प्रजातांत्रिक कानून है ही नहीं, लोकतांत्रिक कानून वो नहीं है। अब देखिए, थोड़ा शुरू से इस तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि संसदीय प्रणाली है क्या चीज। हम किसी से भी बात करें, जिस मर्जी वोटर से बात कर लें, जो 20 बारी वोट दे चुका, जो एमपी एमएलए भी बने हुए हैं, उनसे भी पूछो कि संसदीय प्रणाली क्या चीज है, आपके बहुमत से सरकार कैसे बनी, तो वो यही कहते हैं कि हमें नहीं पता। जिस बहुमत का कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई पत्रकार या कोई नेता कोई चुनावों के अंदर भाग लेते समय, रैलियों में भाग लेते समय, मीटिंगें करते समय, प्रचार करते समय कोई बहुमत के ऊपर चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं बोलता, तो खाली एक थोड़े से वोट लेके जीत जाओ, बस 10% वोट लेके भी जीत गए तो 90% वोटरों का कोई महत्व नहीं है हमारे यहाँ। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस वोटर ने, जिस मतदाता ने वोट दिया, उसने तो आपकी देश की राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास किया। आपने जैसी भी व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था के अंदर उसने उसको वोट दे दिया। तो वोट दे दिया तो मैं एक साधारण मतदाता होने के नाते मैं थोड़ी हार गया, मैंने तो वोट दे दिया।
मैंने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास किया तो मैंने वोट दे दिया। अब चाहे कोई भी सरकार बनाएगा, कुछ भी करे होगा, लेकिन मैं तो नहीं हारा ना। और हमारी संसदीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष ये है कि जिन लोगों ने वोट दिया वो ही हार गए। आपका उम्मीदवार हार गया वो एक अलग बात है, लेकिन उस उम्मीदवार के साथ साथ जिन लोगों ने भी उसको वोट दिया वो वोटर भी हार गए। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। हम तो यही देख रहे हैं, उन वोटरों का कोई महत्व नहीं है जिन वोटरों के उम्मीदवार हार गए। उनका ना किसी सरकार में कोई महत्व है, ना किसी व्यवस्था में कोई महत्व है। तो हमने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? 1947 में जैसे ही हमने अंग्रेजों से एग्रीमेंट किए, हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था बनानी शुरू करी, उस समय हम ये तो सोच ही सकते थे कम से कम कि हम कैसे बहुमत से सरकार बनाएंगे। चलो, आपने संसदीय प्रणाली से ही, संसदीय राजनीतिक व्यवस्था से ही बनानी थी, लेकिन ये गठबंधन की राजनीति से सरकार बनाने की व्यवस्था कहां से आई? ऐसा क्यों हुआ कि भाई हमें 272 के, ये बोलते हैं जी कि जादुई आंकड़े से सरकार बनेगी। अरे भाई, जादुई आंकड़ा बनाना है तो चुनाव क्यों करवा रहे हो? चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी सिक्का उछाल लो, लॉटरी खेल लो, जुआ खेल लो, कोई 272 जिसके पास हो जाएंगे बस वो ले जाओ, सरकार बना लो। तो हमने, हमारे नेताओं ने बड़ी चालाकी से, बड़ी धूर्तता के साथ में, जिन लोगों के साथ भी मिलके, चाहे अंग्रेजों के साथ मिले, जो भी इनको समझाने पट्टू पढ़ाने वाले थे, ये कोई मूर्ख नहीं था हमारे नेता। ये तो हमारे देश के लोग थोड़े सीधे साधे थे, जिन लोगों ने ऐसे इनकी बहकाई में आके और इस राजनीतिक व्यवस्था का टोल अपने गले में डाल लिया। इन्होंने कहा जी कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। ये तीन ही बातें हुई ना मुख्य रूप से। तो अब इन तीनों में से मुझे बता दीजिए एक बात के अंदर कहीं अंश भर भी सच्चाई होती हो तो। कैसे निष्पक्ष चुनाव होते हैं इसकी कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। कैसा बहुमत है हमारा ये भी हम सब लोगों ने अच्छे से देख लिया, और कैसा लोकतंत्र है ये भी समझ लो। तो ये, मैं ये कहता हूं कि जिस राजनीतिक व्यवस्था में मतदाताओं का कोई महत्व ही ना होता हो, वो चाहे किसी प्रकार की भी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो मोनार्की है, एनार्की है, या प्रेसिडेंशियल है, या प्राइम मिनिस्टीरियल है, पार्लियामेंट्री है, वो व्यवस्था बेकार है। अगर आपने प्रजातंत्र को स्वीकार करना है, प्रजातंत्र को आपने स्वीकार किया, तो उसके अंदर एक एक वोटर का महत्व, सरकार बनाने के अंदर उसकी भागीदारी होनी चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए, उसकी भूमिका, उसका महत्व भी होना चाहिए। तो इसी आधार के ऊपर मैं कहता हूं कि उम्मीदवार के चुनाव वोटों के बहुमत से हुए, इस राजनीतिक व्यवस्था से हम सहमत हैं। मैं कहता हूं कि जिसको सबसे ज्यादा वोट दिए मिले, लोगों मतदाताओं ने वोट दिए, वो जीत गया। हमारे को ये बात स्वीकार है। लेकिन जो बाकी के लोगों ने वोट दिया, जिनके उम्मीदवार हार गए, उनका महत्व कैसे बने? उसका महत्व जब बनेगा जब आप ये सांसदों के बहुमत से सरकार बनाना बंद करोगे। अभी तो आपने 272 सांसदों को इकट्ठा कर लो और सरकार बना लो, और चाहे 70 पार्टियों को इकट्ठे कर लो तो भी कोई रोकने वाला नहीं है। इस आधार के ऊपर, जिस आधार के ऊपर हम उम्मीदवार को, सांसद को चुनते हैं, मैं उस आधार के ऊपर सोच समझ के ये बात करने की कोशिश करता हूं कि जिस एक पार्टी को, एक राजनीतिक पार्टी को या एक चुनाव चिन्ह को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए पूरे देश के अंदर। 543 सीटों का चुनाव है, आपको किसने मना किया है? सारे 543 सीटों पे चुनाव लड़िए। आपको चाहे 10 वोट मिलेंगे एक सीट के ऊपर, तो 10 वोट तो आपके गिने जाएंगे ना।
तो जिस प्रकार आपके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उम्मीदवार जीता, उसी प्रकार हम ये कहते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, भले ही उसके उम्मीदवार हारे या जीते, कम जीते, ज्यादा जीते, कम वोटों से जीते, ज्यादा वोटों से जीते, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो आप उसकी सरकार का बहुमत मानिए कि ये बहुमत से सरकार बनाने का अधिकारी हो गया। हम तो सीधी सीधी बात ये जानते हैं। और इसका सरकार बनाने का अगर क्या अवसर तो आना ही है सत्य बहुमत को। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी। इसमें कोई एक मिनट के भाई देर करने का कोई काम ही नहीं है। अब जब आप उम्मीदवार का चुनाव वोटों के बहुमत से हो सकता है, तो सरकार का बहुमत मतदाताओं के बहुमत से क्यों नहीं हो सकता? 272 सांसदों के बहुमत में ही ऐसी कौन सी खुशबू उड़ रही है कि भाई जो ये तो पता नहीं क्या पवित्र बहुमत होगा, और मतदाताओं के बहुमत को हम इसको कोई महत्व नहीं देते हैं। ये तो बिल्कुल ही नासमझ से भी नासमझी की बात है, कुछ साधारण से साधारण। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई ये काम को खाली हम ही करेंगे। हमने तो 6-7 साल तक भाई साहब से इतनी बहस हुई मेरी कि हमें पार्टी बनानी है, लेकिन बोला जी नहीं, अभी जितने और कोई पार्टियां हैं उन लोगों से बात करो। हमने बात करी, कितने पत्रकारों से बात करी, सड़कों पे खड़े हो के हैंडबिल बांटते रहे 5-6 साल तक। एक भी पार्टी ने इसके विषय के ऊपर कोई बात नहीं करी। जब नहीं बात करी तो भाई काम तो करना है, ये लोगों को जागरूक तो बनाना है। क्या तरीका है? चुनाव में भाग लिए बिना कुछ हो नहीं सकता, तो पार्टी बनाओ। इतनी मेहनत हुई हमारे को पार्टी बनाने के अंदर, लेकिन जिस चुनाव अधिकारी ने पार्टी रजिस्टर करी, आप और मैं दोनों ही थे हम उस टाइम पर, वो हमारी बात सुन के दंग रह गया कि भाई कोई व्यापार करने वाला आदमी भी एक चुनावी पार्टी बना रहा है और हमारी ये राजनीति है, इसके ऊपर हमारा ये विचार है। तो उन्होंने जो कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्शन थे भी, तो वो ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाए। भाई साहब ने सारे जवाब दे दिए थे उनके ऑब्जेक्शन के, लेकिन वो भी सब भूल भाल गए। उन्होंने तारीखें फिक्स कर दी कि इस तारीख तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो जो सच्ची बात है देखिए, वो तो सच्ची रहेगी ना। आप झूठी बात को कितनी बारी झूठ बोल बोल के करते रहोगे, तो थोड़े टाइम के लिए तो कर लो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में तो फिर वो अपने आप सामने आ ही जाएगी वो बात, झूठी बात। अब मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने, बस हमारा सीधा सीधा फार्मूला यही है। और एक बहुत सीधी सीधी बात बोलता हूं मैं, जो रजत भाई ने भी बताई अभी, कि 543 सांसदों का चुनाव होता है। 543 सांसदों में से मान लो 2 ही पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं। एक पार्टी के 300 सांसद जीत गए और उनको कुल वोट मिले 45 लाख वोट लेके 300 सांसद जीत गए। और दूसरी पार्टी के 243 सांसद जीते, लेकिन उनको कुल वोट मिले 55 लाख। अब या तो आप ये कहो जी कि 300 वाले को 45 लाख वोट से नहीं जीत सकता, और 243 वाला 55 लाख वोट से कैसे जीत गया, या तो आप इसको गलत साबित करिए, सिद्ध करिए जी कि ऐसा नहीं हो सकता जो मैं बोल रहा हूँ। और अगर ऐसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है, तो फिर आप ये बताइए कि बहुमत 300 सांसद वालों का जिसके पास वोट कम है उसका होना चाहिए, या 243 सांसदों का जिनके पास में वोट ज्यादा है उनका होना चाहिए। एक मूर्ख से मूर्ख आदमी भी, मजदूर से मजदूर आदमी भी यही कहेगा जी कि जिसके पास वोट ज्यादा है उसका बहुमत होना चाहिए। तो फिर हमने पता नहीं ऐसी व्यवस्था कहां से पकड़ रखी है जिसके ऊपर कोई बहस करो, कोई कानून बनाओ, कोई रूल बनाओ। फिर तो ऐसा करो, वो भी नहीं होना। अब अच्छे आदमी नहीं चुने जाते जी, अच्छे आदमी नहीं चुने जाते जी। अरे भाई, अच्छे आदमी चुनाने का फार्मूला क्या है? अच्छा आदमी आप किसको बोलते हो? अच्छा आदमी या तो वो जिसको पता नहीं कौन से सोने के चश्मे लगाए, कैसे सोने के पेन रखते जेब में, और कैसे हर घंटे जैकेटें बदले, उसको अच्छा आदमी बोलते हो क्या? अच्छा आदमी अच्छे नेता का तो जब चुनाव करवा दिया आपने, तो अच्छा नेता तो वही है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले।
सबसे ज्यादा वोट जब ही मिलेंगे जब वो कोई अच्छी नीति बताएगा, अच्छे लोगों के उसने सामने काम किए हुए होंगे कुछ, जब तो ज्यादा लोग उसको वोट देंगे। तो अच्छा नेता कौन है? जिसको एक वोट मिला वो भी एमपी बन गया, एक वोट ज्यादा मिल गया वो भी एमपी बन गया, 1 लाख ज्यादा मिले वो भी एमपी बन गया, 5 लाख ज्यादा मिले वो भी एमपी बन गया। और जैसा भाई साहब ने बताया कि तीनों का महत्व एक ही है। तो कोई आदमी अच्छा काम करेगा ही क्यों इस संसदीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर? जब एक वोट से जीत सकता हूं मैं, तो मुझे 5 लाख ज्यादा वोट लेने की जरूरत क्या है? मैं अच्छा काम क्यों करूं? मुझे क्या जरूरत है इनके बीच में भागने की? और यही हालत जैसे पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जो बन गया, उसका किसी स्टेट के अंदर तो एक भी एमपी नहीं है, वो चुनाव में ही भाग नहीं लेते। और यही हालत कमोबेश हर एक सांसद के क्षेत्र में भी है। एक सांसद जो जीतता है उसके क्षेत्र में मान लो 15 लाख या 20 लाख वोटर हैं, तो उसको तो 5-4 लाख 5-6 लाख वोट लेके वो जीत जाता है। और 5-6 लाख वोट लेने के लिए उसने अपने कोई पॉकेट रिजर्व कर रखे हैं। इस मोहल्ले से मेरे को वोट मिलेगा, इस मोहल्ले से वोट मिलेगा, इस एरिया से वोट मिलेगा, और बाकी के एरिया में मुझे वोट मिलना नहीं है तो मैं वहां जाऊंगा भी नहीं, तो उस एरिया में जाता ही नहीं है वो। तो ये तो हालत हमारे देश की, पूरे देश की नहीं, पूरे एक एक क्षेत्र की भी ऐसे ही है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर क्षेत्रों के अंदर हमारी पूरी से भी बुरी दशा है। झूठ जो मर्जी बोलते रहो। आज के दिन जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव के अंदर मतदान किस तरह से होता है? 100% मतदान के अंदर मान लो 40% लोग तो वोट ही नहीं डालते। ये ऐसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है कि जिस राजनीतिक व्यवस्था में 40% लोग वोट ना डालें तो भी सरकार बन सकती है? कोई बोलने वाला नहीं है। कोई ये ध्यान नहीं करता भी 40% लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया। ना तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो चिंता करते अपने देश की व्यवस्था के बारे में, ना सरकार करती, ना सुप्रीम कोर्ट करता, ना कोई पत्रकार करता, ना कोई बुद्धिजीवी करता। और 25 से 30% वोटर ऐसे हैं 18 से 25 साल की उम्र के जो वोट डालते हैं। सबसे ज्यादा वोट वो ही डालते हैं 18 से 25 साल वाले। उसके बड़ा भारी विज्ञापन चलता है परमानेंट, 18 साल का होते ही आप पंजीकरण करवाओ, वोटर बनो, वोटर बनो, वोटर बनो। लेकिन 25 साल की उम्र तक आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते। ऐसे वोटर लगभग 30% है। 40% लोगों ने वोट नहीं डाला, 30% वोटरों ने जो चुनाव ही नहीं लड़ सकते, ऐसे मतदान है। 10% वोटरों को शराब पिला के पैसा दे के जहां मर्जी वोट डलवा लो। और जो लोग 20-25% वोटर ऐसे हैं आप जैसे, हमारे जैसे, जो पैसा नहीं लेते, शराब नहीं लेते, उनमें से एक भी वोटर मुझे ऐसा दिखा दो जो वोट डालने के लिए जाते समय भी और वोट डाल के आते समय भी इस राजनीतिक व्यवस्था की, इन नेताओं की जो आलोचना ना करता हूं। आज वोट डाल के आया, अगले दिन सवेरे आके पार्क में गाना शुरू कर देते हैं ये सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे। तो गया ही क्यों ना वोट डालने। 1-2% का मजाक ये बना रखा है कि नोटा को वोट डाल दो। तो जिन लोगों का महत्व है ही नहीं, मतदाताओं का महत्व ही नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था के अंदर आपको ये सोचोगे जी कि आपको लोकप्रिय और न्यायप्रिय व्यवस्था मिल जाए, ये तो एक ऐसा ही सपना है। सपना लिए जाओ, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। 75 साल बिता दिए और 75 साल बिता दो, होने वाला कुछ नहीं है। ये ऐसे नाटकबाज, नौटंकी बात लोग आते रहेंगे, झूठ बोलने वाले, मन बढ़ंत नारे करने वाले, लुभावने नारे करने वाले, विज्ञापन करने वाले, और आपको मिलना मिलाना कुछ ही नहीं है। जिस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो पार्टी का लीडर है या जो प्रधानमंत्री है वो भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को टिकट देगा, आपको चुनाव से 15 दिन पहले तक ये नहीं पता कि मैंने वोट देना किसको है, ये क्या राजनीतिक व्यवस्था हुई?
कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं मेरे को 5 साल पहले से क्यों नहीं मालूम है? मैं 5 साल पहले से अगर वहां का उम्मीदवार बनूंगा तो सारे वहां के क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास करूंगा। 15 दिन पहले आपने खाली टिकट देके ढोल बजा दिया, जीपों के अंदर नारे लगा दिए और मजबूर कर दिया आपने मतदाता को किसी को भी वोट देने के लिए, चाहे किसी को इसको जिस मर्जी को दो, है सारे का सारे एक जैसे ही। तो इस निष्कर्ष पर तो आप पहुंच गए कि सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन क्यों है एक जैसे, इसके ऊपर थोड़ा सा तो चिंतन करके अध्ययन करके अपनी राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करते हैं। वो नहीं किया और जो प्रधानमंत्री बनेगा उसने भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को टिकट दिए, उनके समर्थन के अंदर झूठ बोला, लोगों को बहकाया और उसके समर्थन में वोट ले लिए और उनको जितवाकर उनके समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे प्रधानमंत्रियों से या ऐसे मुख्यमंत्रियों से आप कौन सी व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हो? और फिर आप कहते हो जी ये प्रधानमंत्री या ये मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचारी नहीं है। अरे जिसने भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया, भ्रष्टाचारियों को जन्म दिया, अपराधियों को टिकट दिए, अपराधियों के पक्ष में भाषण दिए, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये झूठ नहीं है? और जिस राजनीतिक व्यवस्था में देखिए चुनाव से पहले वोट बिक गया, चुनाव के बाद में एमएलए बिक गया, एमपी बिक गया, उस राजनीतिक व्यवस्था का स्तर क्या होगा दुनिया के अंदर? हमारा गरीबी के अंदर, हमारा प्लेजर जो क्या बोलते हैं उसके हैप्पीनेस के अंदर क्या हमारा स्तर है दुनिया के अंदर? आप लोग सब किसी भी गूगल में सर्च मार के देख लो, आपको पता लग जाएगा। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली और मैं उन सब बातों से सहमत होते हुए भी केवल और केवल इस बात से मैं अपना बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इस बहुमत के ऊपर कम से कम आप जिस पार्टी को भी वोट देते हो, जिस पार्टी के भी समर्थक हो, आप उनसे करवा लो ये फैसला। जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं या जो सत्य बहुमत पार्टी बोलने की कोशिश कर रही है, आप ये बात उनसे बनवा लो। हमारे को तो एक राजनीतिक व्यवस्था अच्छी चाहिए। हमारे को ये जिद नहीं है कि सत्य बहुमत पार्टी ही करेगी इस काम को। सत्य बहुमत पार्टी तो इसलिए करेगी कि कोई और करने वाला नहीं है और मुझे ये भी पता है कि ये और कोई करेगा भी नहीं, इसलिए जिम्मेवारी तो आप ही लोगों के ऊपर रहने वाली है। ये आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुनाव में भाग लें। आपने ये भी विचार किया भी एक ही क्षेत्र के लोगों पर ज्यादा जोर लगा के उसको जितवाओ, इस बात से भी मैं सहमत हूं। लेकिन देखिए अब मान लो जितने भी लोग हैं तो उनको भूखा तो किसी को भी नहीं रखा जाएगा ना, रोटी तो खुआनी पड़ेगी। तो आप एक क्षेत्र के अंदर ज्यादा काम करें, वो भी बात बहुत अच्छी है। किसी तरीके से भी लोगों के जनमत के बीच में जाइए, पत्रकारों की जिम्मेवारी है, बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी है। और अगर ये काम कुछ थोड़े से बुद्धिजीवी पत्रकार भी अगर इस काम को कर ले, जो अपने आप को पता नहीं निष्पक्ष और निडर और पता नहीं निर्भीक ऐसे पत्रकार बोलते हैं, मेरे को अभी तक मैंने अच्छे अच्छे पत्रकारों से मिलने की कोशिश करी, पता नहीं क्या विडंबना है। बात करते करते लाइन काट देते हैं और फिर बाद में फोन मिलाते रहो, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अरे तुम्हारे में बात करने की साहस नहीं है, तुम कौन से लीडर हो? एक साधारण से साधारण आदमी से तुम बात नहीं कर पा रहे हो तो अपने कैमरे में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के तो जो मर्जी बोलता रहे। आप चुनाव में भाग लीजिए। मेरा तो आपसे यही निवेदन है, जितने भी वोट आएंगे आते रहेंगे, लोगों के बीच में सत्य बहुमत की बात को जाने दीजिए। और यदि किसी प्रकार का भी कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, कोई वाद विवाद है, कोई हम चर्चा करना चाहें तो कभी भी जब मर्जी आप समय निश्चित करके मेरे से या जो भी सत्य बहुमत के अपने कार्यकर्ता हैं किसी से भी आप कोई भी टाइम फिक्स करके आप चर्चा कर सकते हैं। और हमारे पास देखिए विकल्प सिर्फ और सिर्फ इस जो संसदीय राजनीतिक प्रणाली, भ्रष्ट प्रणाली का, गठबंधन की प्रणाली का जो विकल्प है प्रजातंत्र के अंदर रहते हुए,
मेरी ऐसी बुद्धि काम करती है कि सिवाय सत्य बहुमत के, जो कि सांसदों या विधायकों के बहुमत से सरकार नहीं बनाती, जो मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने की सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था है, इसके अलावा कोई आपके पास में विकल्प है नहीं। इसके ऊपर आप सोचिए, चिंतन करिए। अभी कोई और अगर आपने, हमें समय है थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से तो ज्यादा लोग हैं भी नहीं, कोई और अगर वाद विवाद करना हो, कोई प्रश्न करना हो ऐसा, तो हम एक दूसरे से विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।